से वापस एक प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफा गौहर हाजिर खिदमत है और मेरे साथ नई दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं गौहर कुछ है। सामीन नाजरीन, कोशिश हमारी यही रहती है कि इस प्रोग्राम के अंदर आपको हर पल एक नई खबर बताएं और ख़बर के साथ साथ तजिया भी करें, तबसरा भी आपको बता दें और साथ साथ ग्राउंड ज़ीरो पर जो सूरत हाल है उस पर भी गुफ्तगू करते हैं, अपने रिपोर्टर्स के पास चलते हैं और आपको अपडेट करने की कोशिश करते हैं। यानी जब हम सुबह 8:35 पर आपके सामने आते हैं तो 10 बजे तक आपके साथ महवे गुफ्तगू रहते हैं। जिस बीच 9:35 पर आप और हम बराह रास्त बात भी करते हैं, फ़ोन लाइन जब हमारी खुल जाती हैं तो ये सिलसिला आज भी चलेगा। लेकिन ख़बरों पर आने से पहले एक बार आपको फिर याद दिला दे चलें कि आपने घर बैठे क्या कुछ करना है। घर बैठे आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पल पल का अपडेट न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क और बैरूनी मुल्क भी क्या कुछ हो रहा है आप वो पढ़ सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर, या आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पेज के साथ साथ फेसबुक पर आ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और पल पल का अपडेट आप घर बैठे देख सकते हैं। और पल पल का अपडेट आपने दुनिया भर तक भी पहुंचाना है तो उसके लिए आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे ताकि ख़बर दुनिया तक जा पाए कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ हो रहा है। तो बढ़ते हैं जी आगे। आज के खबरों का आगाज़ करते हैं बातचीत से, क्योंकि आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों हमने एक खबर आपको बताई थी कि तीसरे मुल्क से आवाज़ आ रही है कि जनाब सालिसी के ज़रिए से मसले को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है भारत और पाकिस्तान के बीच। लेकिन अब खबर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यानी उन लोगों की ज़ुबान से खबर जो इसके पीछे काम कर रहे हैं, यानी बराह रास्त तीसरे मुल्क ने इस बात की हामी भर ली है भारत और पाकिस्तान को नज़दीक लाने में यूएई का एक कलीदी रोल है और यूएई लगातार इस सिलसिले में आगे काम करता रहेगा। जी हम बात करेंगे हम पाक भारत के हवाले से। यूएई की पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी के लिए सालिसी का किरदार अदा किया है। कश्मीर मामले और सीज़ फायर करवाने में भी यूएई का एक अहम किरदार है। ये सफारतकार की जानिब से अमेरिका में मुत्तहदा अरब इमारात के सफ़ीर यूसुफ अल औतीबा ने इस हवाले से तस्दीक की है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो सीज़ फायर माहदा हुआ कश्मीर में कशीदगी को कम करने के हवाले से यूएई ने एक अहम किरदार अदा किया है। खुफिया मुज़ाकरात जनवरी में हुए, इसका भी खुलासा हुआ कि दोनों मुल्कों के जो खुफिया इदारे हैं उनकी जानिब जनवरी रवां साल के जनवरी में दोनों के दरमियान यूएई में मीटिंग हुई है। इस हवाले से रिपोर्ट के मुताबिक मज़ीद कहा गया है कि पाकिस्तान और भारत से आला इंटेलिजेंस अफसरों ने कश्मीर मामले पर बातचीत की और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर पर पाए जाने वाले कशीदगी को ख़त्म करने और जंग बंदी में भी एक अहम किरदार अदा किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि सफारती ताल्लुकात की बहाली और दीगर उमूर में मज़बूत पेशरफ्त में भी इस हवाले से मदद मिलेगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो अचानक से रिश्ते बेहतर हुए, ये अचानक से कुछ नहीं हुआ है जी, इसके पीछे दरपर्दा मुज़ाकरात है और दरपर्दा मुज़ाकरात का नतीजा ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता करके हमें पटरी पर गाड़ी लौटती हुई नज़र आई और ये गाड़ी चलाने के लिए यूएई का एक कलीदी रोल है। और इस सिलसिले में जो सफ़ीर है यूसुफ अल औतीबा, उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के अंदर हालात को बेहतर करने के लिए कोशिशें की हैं। अगर ये दोनों मुल्क एक दूसरे को मोस्ट फेवरेट नेशन नहीं मानेंगे अब, लेकिन ज़रूर यह है कि तनाव थोड़ा सा ख़त्म किया जा सकता है और आलमी सतह पर जो सूरत हाल है इसमें काफ़ी पेशरफ्त हो सकती है। एक तरफ से ये उन्होंने कहा है और दूसरी बात आपको याद होगा कि ये बयान कब आया है, सिर्फ 48 घंटे पहले खबर रसा इदारे रॉयटर की तरफ से खबर शाया हुई थी, जिस खबर के अंदर जम्मू कश्मीर भारत पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी बड़े खुलासे किए गए थे और ज़राया से इस खबर को शाया किया गया था। और आज जो जिस शख्स को आप टीवी पर देख रहे हैं ये वो शख्स एम्बेसडर हैं जिन्होंने बयान दिया है और इनका मानना है कि यूएई लगातार कोशिश करता रहा है और कोशिश करते रहेगा ताकि दोनों मुल्कों के बीच में सलाह समझौता हो सके और मामला जो है वह आगे बढ़ सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनका ये मानना है कि जब ये बातचीत कहाँ पर वो कर रहे थे, वो अमेरिका के जो साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है
HR मैकमास्टर, उन सैनफ्रांस यूनिवर्सिटी के अंदर एक तकरीब का एहतमाम किया गया था। उसी तकरीब पर सफ़ीर मोहतरम जो है वो बोल रहे थे, और जब बरीसगीर के अमन के हवाले से बात आई तो बात भारत और पाकिस्तान की आई, जिस दौरान उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को ख़त्म करने में UAE ने कौन सा रोल निभाया है और किस तरीके से आगे बढ़े हैं, उस पर उन्होंने अपनी बात रखी है। तो तीसरे फ्रीक या तीसरे महाज की बातें दोनों तरफ से मुस्तरद की गई थी। भारत ने भी कहा था कि तीसरे फ्रीक की कोई सालिसी नहीं है, और पाकिस्तान ने भी उसी लाइन को टो किया था। लेकिन सफ़ीर ने दोनों सरबराहान पर सवाल खड़े करते हुए ये कहा कि UAE दरपर्दा मुज़ाकरात कर रहा है और मुस्तकबिल में बड़ी चीज़ें जो है वो तब्दीलियां भी हो सकती हैं। चलिए जी, इसके बाद जी बढ़ते हैं आगे। अब एक और तनाव की बात करते हैं, जहां हमने भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहतर हो उम्मीद ये लगाई जा रही है, लेकिन खबर अमेरिका और रूस के हवाले से भी सामने आ रही है, और अमेरिका और रूस के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है, और इस तनाव के बीच अब मामला और आगे बढ़ा है। अमेरिका ने रूस पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि वो साइबर अटैक करवा रहा है और इलेक्शन के अंदर उनकी इंटरफेरेंस हुई है, उनकी मुदाखलत हुई है। और उसके बाद जब सूरत हाल बिगड़ी तो वॉशिंगटन ने आनन फानन में सैंक्शन लगाया मॉस्को पर। यह बड़ी डेवलपमेंट रात देर गई हुई है कि मॉस्को पर सैंक्शन, इकोनॉमिकल सैंक्शन यानी फाइनेंशियल सैंक्शन जो है वो लग चुका है अमेरिका की तरफ से, और जो 10 डिप्लोमेट US के अंदर थे उन्हें भी बाहर निकाला गया है। रूस ने इसका पलटवार किया है, रूस की तरफ से भी जवाब दिया गया है, और रूस की तरफ से ये कहा गया है कि जितने भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं ये गैर आईनी और ये जो सही नहीं है, इलीगल है, और ये जिस तरीके से सूरत हाल को बिगाड़ने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, और अमेरिका जिस तरीके से रूस पर दबाव बनाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, रूस उसे हरगिज़ होने नहीं देगा। और रूस जिन दोस्त ममालिकों के साथ आगे बढ़ रहा है उसमें अमेरिका की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ये मामला दोबारा से सुर्खियों में आया है, और ये भी अब साफ किया गया है। जब कल अमेरिका के अखबारों को आप आज देखेंगे तो अमेरिका के मुख्तलिफ तज्ज़िया निगारों का ये मानना है कि सूरत हाल यहाँ पर नहीं रुकेगी, बल्कि सूरत हाल मज़ीद कशीदा भी हो सकती है। अमेरिका के तज्ज़िया निगारों का इस बात का खुलासा जो है वो पेश कर दिया गया है। और US ट्रेजरर जो है उनकी तरफ से अमेरिका ने अपने सभी लोगों से ये साफ कर दिया है कि सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया फेडरेशन के एहतमाम से जो काम शुरू किया गया था साल 2014 के अंदर, उनके साथ फ़िलहाल काम जो है वो रोक दिया जाएगा। रूबल और नॉन रूबल बॉन्ड्स जो सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया की तरफ से जारी किए गए थे 2014 के बाद, उन्हें अमेरिका तस्लीम नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2 जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 6 टेक कंपनियां जो है यानी 6 टेक कंपनियां जो हैं उनके लिए भी अमेरिका का वार्निंग जो है वो आया है, और उनके साथ कोई काम शाम जनाब अमेरिका नहीं करेगा। और जब आप इसको मज़ीद देखेंगे तो इकोनॉमिकल सैंक्शन तो अपनी जगह है, लेकिन ये इकोनॉमिकल सैंक्शन क्या यहाँ पर रुक पाएंगी, और रूस क्या इतनी आसानी के साथ ये सब चीज़ें सह पाएगा, इस पर बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है बताई जा रही है। और माना जा रहा है कि अब ये जो दूसरी लड़ाई शुरू हुई है, पहले आप देख रहे थे एक खित्ते के अंदर 2 मुल्क अज़रबैजान लड़ रहा था, अब यहाँ पर जो मामला है ये थोड़ा सा उल्टा है, क्योंकि दोनों मुल्क जो है वो इंतहाई पावरफुल मुल्क हैं, और दोनों मुल्कों के पास हथियार भी काफ़ी ज़्यादा है, और अगर हथियारों का इस्तेमाल इसके बाद होता है तो तबाही किस कदर हो सकती है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो फिलहाल बड़ी खबर ये कि अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ रहा है, और तनाव के बीच अमेरिका का कदम आगे बढ़ा है, उन्होंने पाबंदियां आयद कर दी है, रूस ने पाबंदियों को गैर कानूनी। सफारतकारों को मुल्क बदर भी किया गया है। व्हाइट हाउस की जानिब से जो है जासूसी के इल्ज़ाम में 10 सफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया है, और सदारती इंतखाबात में मुदाखलत के इल्ज़ाम में 32 इनफरादी शख्सियात पर पाबंदियाँ आयद की गई हैं। इस सिलसिले में नेटो इत्तेहादी मुल्कों ने भी रूस पर अमरीकी पाबंदियों की हिमायत की और कहा कि इत्तेहादियों को इज्तिमाई सलामती के लिए इत्तेहादी, इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ ही अब ये रूस और अमेरिका के हवाले से खबर अब
अफगानिस्तान और अमेरिका के हवाले से भी खबर है कि जैसे पहले ही सदर जो बिडेन ने ऐलान किया है कि अब अफगानिस्तान से जो अफवाज है, अमेरिकी अफवाज, उनका इनखला शुरू होगा 11 सितंबर से पहले ही। लेकिन कल जो खबर आई, कल अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनियो ब्लिंकन ने अफगानिस्तान का अचानक दौरा किया, जहाँ उन्होंने सदर अशरफ गनी के साथ मुलाकात की है। उसके साथ साथ ही अब्दुल्ला जो एग्जीक्यूटिव है वहाँ पर, उनके साथ भी मुलाकात की है। शाम देर गए वो अफगानिस्तान पहुँचे और इस सिलसिले में उन्होंने कहा, अशरफ गनी से मुलाकात की और दौरे का मकसद उन्होंने कहा कि इसके शहरियों से अमेरिका की वाबस्तगी का इजहार करना है। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान में मुस्तकिल मौजूदगी नहीं चाहता, अफगानिस्तान से इनकला का वक्त आ चुका है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने मजीद कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान के साथ अपनी सफारतकारी को बढ़ाएगा और अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर ताउन जारी रखेगा। चलिए जी, अब बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा करते हैं एक और बड़ी खबर की। और खबर आपके साथ जरा कोरोना का अपडेट आपको बताते हैं, क्योंकि कोरोना तेजी के साथ फैल रहा है और कोरोना वायरस के लिए रोकथाम जो होनी चाहिए थी वो अभी तक भी मौसर अंदाज में नजर नहीं आ रही है। आलमी वबा कोरोना वायरस ने एक और रिकॉर्ड भारत के अंदर तोड़ दिया है। 2 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। और पिछले 24 घंटों के दौरान अगर आप देखेंगे तो 1000 से ज्यादा लोगों की मौत भी वाक़ा हुई है अस्पतालों के अंदर, यानी मुख्तलिफ रियासतों के अस्पतालों के अंदर हंगामी सूरत हाल बन रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान 2,20,000 से जायद लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान 1000 से ज्यादा लोगों की मौत वायरस की वजह से हुई है। ये सरकारी आंकड़ा, यानी सरकार का जो हिसाब किताब है, रात 12:15 बजे तक जो काउंटिंग हुई थी, जो गिनती हुई थी, वो मुकम्मल हो गई थी। यहाँ पर कि 2 लाख से ज़्यादा लोग पॉजिटिव और 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत। अगर आप पिछले 5 दिनों के फिगर्स को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि सूरत हाल किस तरीके से बदल रही है। और इस बदलती सूरत हाल के बीच अब जो बड़े फैसले लेने का वक्त है वो आ चुका है। लेकिन बड़ी खबर हम आपको ये भी बताते चलें कि कुंभ के मेले में 1700 साधु पॉजिटिव पाए गए हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर अपनी अपनी राय सब रखते हैं, लेकिन शायद इतना बड़ा इज्तिमा नहीं होना चाहिए था और जिस तरीके से हुआ उस पर भी सवाल है। फिलहाल इब्तिदाई रिपोर्ट 1700 साधु जो है वो पॉजिटिव हुए हैं और महाराष्ट्र इस वक्त सरफहरिस्त है और वहाँ पर लगातार जो है वो मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और पॉजिटिव केसेस का आना भी जारी है। अब महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश दूसरी बड़ी रियासत बनी है जहां पर मरने वालों और कोविड पॉजिटिव की केसेस की तादाद रफ्तार पकड़ रही है। महाराष्ट्र के अंदर 1100 के करीब लोगों की मौत और महाराष्ट्र के अंदर 71,000 तकरीबन 60,000 से ज़्यादा लोग पिछले 24 घंटों के दौरान पॉजिटिव पाए गए हैं। और अब मुल्क के अंदर कई फैसले लिए गए हैं। आसार कदीमा महकमे की तरफ से साफ कर दिया है कि जितने भी आसार कदीमा की जगहें हैं जिन्हें खोल दिया गया था सयाहत के लिए, उन्हें फिलहाल 15 मई तक दोबारा बंद कर दिया गया है। यानी आसार कदीमा से मुंसलिक जितनी भी साइट्स हैं जो सयाहत के एतबार से अहम मानी जाती है और वहाँ पर लोग उन्हें देखने के लिए जाते हैं, कल रात देर गए हुकूमत का फैसला कि 15 तारीख तक फिलहाल उसको बंद कर दिया गया है। और उसके साथ साथ जहां स्कूल कॉलेज पर भी नज़र है, वहीं पर नीट NEET के जो इम्तिहानात हैं उन्हें भी फिलहाल मुलतवी करने का ऐलान कर दिया गया है। मरकज़ी वज़ीर सेहत की तरफ से ट्वीट करके इस बात की जानकारी जो है वो दे दी गई है कि कोविड-19 केसेस में उछाल हो रहा है और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट NEET जो शेड्यूल था 18 अप्रैल से, आज 16 है, कल 17 है और यह परसों इम्तिहान होना था
और 18 अप्रैल से कबल यानी 18 अप्रैल से पहले ही मरकजी वजारत सेहत ने यह फैसला लिया कि ये जो शेड्यूल्ड इम्तिहान है इसको फिलहाल पोस्टपोन किया जाता है। मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन का बड़ा ऐलान सामने आया है कि NET के इम्तिहान बापत साल 2021-22 जो है वो नहीं होंगे और इस सिलसिले में अगला कैलेंडर जो है वो जारी किया जाएगा। और ये फैसला सिर्फ इसलिए लिया गया कि मुल्क भर के अंदर कोरोना पॉजिटिव के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और जब ये केसेस बढ़ रहे हैं तो इस बीच किसी की ज़िंदगी के साथ नहीं खेला जा सकता है। तो एक तरफ से हमने आपको बताया कि NET का इम्तिहान जो परसों होने जा रहा था उसे रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश दूसरी बड़ी रियासत जहां पर कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है और तेजी के साथ फैल रहा है। और कुंभ मेले में 1700 साधुओं के पॉजिटिव आने के बाद सूरत हाल क्या कुछ हो सकती है आज समझ सकते हैं। और 2 लाख से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव जब मुल्क के अंदर 24 घंटों के दौरान आए तो हंगामी सूरत हाल बनती है। लेकिन अभी भी मरकजी हुकूमत की तरफ से कोई बड़ा फैसला जो है वो नहीं लिया गया है। और जो अफवाहें लॉकडाउन की थी उस पर कल मरकजी हुकूमत ने साफ कर दिया कि मरकज़ किसी तरीके से लॉकडाउन को नफाज अमल में नहीं लाने जा रहा है। ताहम रियासतों को बाइख्तियार बनाया गया है। रियासती कमेटियाँ अपने अपने इलाकों के अंदर देख सकती हैं कि कितना कैब करना है, कितना लगाना है और कितना रोकना है। बाइख्तियार बनाया गया है सभी रियासतों के चीफ सेक्रेटरी को, वज़राए आला को, ताकि वो बर वक्त फैसला ले सके। चलिए जी, ये तो मुल्क की बात थी कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर भी अछूता नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर 20 के बाद 30 और 30 के बाद अब कहां की ओर आंकड़ा जा रहा है, बताएंगे आपको गौहर। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस की लहर बदस्तूर जारी है और उसमें उछाल हर गुजरते दिन के साथ देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करेंगे तो 1142 नए मस्बत मामले दर्ज किए गए हैं। बारामूला में मजीद 8 ऐसे इलाके हैं जहां पर बंदिशें आयद की गई, महदूद बंदिशें रखी गई हैं क्योंकि माइक्रो कंटेनमेंट जोन उन इलाकों को करार दिया गया है जहाँ पहले श्रीनगर के अंदर कुछ इलाके ऐसे करार दिए गए, माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिए गए। अब बारामूला के अंदर भी क्योंकि शहरी श्रीनगर के साथ जो श्रीनगर जिला है वो सैर फहरिस्त हैं। फिलहाल जो मस्बत मामले हैं उसके बाद ही बारामूला वादी कश्मीर के अंदर दूसरा ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज़्यादा वायरस मामले सामने आए हैं। उसके साथ ही अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में मुतासरीन की मजमूई तादाद जो है वो 1,42,877 पहुँच चुकी हैं। अगर हम महलूकून वायरस से मरने वालों की तादाद है वो तकरीबन 2000 के 50 तक करीब जो है वो पहुंच चुके हैं, 2048 पहुंच चुकी हैं। पिछले जो है 24 घंटों के दौरान मजीद 5 अफराद की मौत भी हुई है। और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जिस तरह से हालात बने हुए जम्मू कश्मीर के अंदर मस्बत मामले उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। शहर श्रीनगर इस हवाले से सबसे पहले इस फहरिस्त में पहले नंबर पर है, दूसरा बारामूला। उसके साथ साथ ही जम्मू की बात करेंगे तो जम्मू के अंदर भी जम्मू ज़िला जो है वो फिलहाल जम्मू सूबे के अंदर पहले नंबर पर है। इधर कल श्रीनगर की इंतजामिया जिला बारामूला में भी 8 मजीद इलाकों को महदूद बंदिशें आयद कर दी गई है जिन्हें आप माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बताते हैं। और जिला मजिस्ट्रेट बारामूला ने जुमेरात को 8 इलाकों को महदूद बंदिशें वाले इलाके माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया है। जिला मजिस्ट्रेट के एक हुक्मनामे के मुताबिक ख्वाजाबाग इलाका जो है उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है और उसके साथ GT रोड, चक कानसपोरा और संगरी कॉलोनी इसे भी कर दिया गया है। कानिली बाग और उसके साथ मुल्क इलाके जो है उन्हें फ़िलहाल कंटेनमेंट जोन यानी माइक्रो कंटेनमेंट जोन के दायरे में लाया गया है क्योंकि इन इलाकों में तहत आने वाले लोगों के अंदर लगातार ये जो वायरस है वो पाया जा रहा है। अस्पताल और जब आप इसको और भी मज़ीद देखेंगे तो फिर श्रीनगर शहर से भी खबरें जो है वो इस वक्त आ रही है कि कुछ और इलाकों के अंदर भी कंटेनमेंट जोन्स को बनने की खबरें जो है वो आ रही है। तो इस तरीके से कल बारामूला के बाद कुछ और इलाकों से भी खबर जो है आ रही है। लेकिन जम्मू जब चलते हैं तो जम्मू से भी खबर ये है कि हालात साजगार नहीं है। उछाल वहाँ पर भी तेज़ी के साथ देखने को मिल रही है और हर दिन गुजरने के साथ नए नए पेशेंट सामने आ रहे हैं और अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। इस बीच श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सफ़र करने वाले या जम्मू दिल्ली कौमी शाहराह पर सफ़र करने वाले लोगों के लिए भी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ बढ़ा दी गई है।
और क्या वाकईतन ये टेस्टिंग फैसिलिटीज बढ़ा दी गई है या सिर्फ ये कागजात तक ही महदूद है। सीधे चलते अपने नुमाइंदे के पास जम्मू, सबसे पहले जो हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल, अपडेट कीजिएगा कि जम्मू के अंदर पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ सिचुएशन है, अभी मार्केट का कुछ कह रहा है, किस तरीके का बिहेवियर है मार्केट के अंदर। जी गौर जी, मैं साफ तौर पर जाहिर करना चाहूंगा कि मार्केट की सूरत हाल की अगर हम बात करें तो काफी मंजर हैरान करने वाला और आने वाला समय जो है काफी घातक सिद्ध हो सकता है। और जिस तरह से लगातार अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रशासन की तरफ से जो है ढिलाई बरतते हुए नजर आ रहे थे। अब कहीं ना कहीं जिस तरह से पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो कल एक अहम बैठक की गई जिसमें माननीय उपराज्यपाल और तमाम डीसीज के साथ बातचीत हुई और साफ तौर पर जाहिर किया गया कि सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि आप लोगों को हिदायत दी जाती है, तमाम डीसी हो, तमाम एसएसपी हो, उनको सख्त निर्देश जारी किए हैं कि आप पूर्ण रूप से जो है इन चीजों पर जो है अमल किया जाए। और लगातार अगर हम बात करें तो कोविड के मामले जो है बढ़ते सामने नजर आ रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो अब हर एक जिला, अगर हम बात करें तो लखनपुर से जम्मू आने वाले और रियासी, सांबा, कठुआ और श्रीनगर से आने वाले लोगों की कोविड टेस्टिंग की जाएगी। और लगातार अगर हम बात करें तो ठंडी खुई में एक कोविड सेंटर बनाया गया और वहां पर तमाम लोगों को जो है टेस्ट किए जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अब जिस तरह से सूत्रों को जानकारी जो हमें सामने नजर आ रही है कि अमरनाथ यात्री भवन को अगर हम बात करें तो उसको भी कोविड सेंटर में तब्दील किया जा रहा है। जिस तरह से अमरनाथ यात्रा शुरू होनी थी, कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है कि जो श्रद्धालु यात्री भवन में आने थे वो अब कहां ठहराए जाएंगे। ये भी सवाल खड़ा होता है कि अब उसको तब्दील ये किया जा रहा है कि उसको कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मामले बढ़ते ही सामने नजर आ रहे हैं और सख्त निर्देश तो जारी कर दिए गए हैं, टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। अब ये देखना होगा कि किस तरह से इस कोरोना वायरस को रोका जाएगा। या अनिल, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि क्या कुछ अरेंजमेंट सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, आम लोग कैसे इसको देख रहे हैं। ये जो दोबारा से वायरस सामने आया है, लाखों लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, आम लोग का बिहेव कैसा है। क्या सरकारी मशीनरी, सरकारी तंत्र को देखने के बाद मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल है या समाजी दूरियां और सब कुछ जो है वो साथ साथ चल रहा है और लोग खुद ये चाहते हैं कि बड़ा लॉकडाउन ना हो और हम उसके लिए आज से ही तैयारी करें कि लॉकडाउन ना हो। जी, ये मैं आपको बता दूं कि लोगों की तरफ से जागरूकता नहीं है। लोग मार्केटिंग की बात करें, बाजारों की बात करें, हर एक जगह की बात करें जहां सम्मेलन होते हैं वहां पर भी ऐसा देखने को नहीं मिलता। और लगातार सख्त निर्देश तो जारी किए गए हैं मगर उसको पूर्ण रूप से जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है और आम जनता जो है वो भी समर्थन करती हुई नहीं नजर आ रही है। और इसी का खामियाजा जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है और आए दिन जो है बढ़ोतरी होती देख लगातार जो है अब ये कहना कहीं स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। क्या ये आने वाला समय ऐसा ना हो जाए कि वीकेंड लॉकडाउन जो है वो भी जारी हो सकता है। जिस तरह से सूत्रों के अनुसार इस पर भी चर्चा की जा रही है कि क्या वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा। और इसके साथ साथ अन्य एक और जानकारी साफ तौर पर सामने नजर आ रही है। जिस तरह से जानकारियां सूत्रों के अनुसार हमें मिल रही है कि 50% के मुताबिक ही ऑफिसों में जो है कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। और उसी तरह से जिस तरह से पहले कोविड-19 2020 की बात करें तो उससे अधिक ये जो दूसरी लहर की अगर हम बात करें तो काफी घातक सिद्ध होने वाली है। जी, अनिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और जम्मू का अपडेट देने के लिए सीधे श्रीनगर चलते हैं जहां से सनम एजाज भी हमारे साथ है। सनम, कोविड तेजी के साथ फैल रहा है लेकिन शहर श्रीनगर के लोगों का मानना है कि जनाब ये तो साजिशें हैं, इस तरीके की बात कही जा रही है। और दूसरी बड़ी बात यह भी है कि अब सरकार ने एक और फैसला लिया है कि कोचिंग सेंटर्स पर भी नजर है, इसलिए कोचिंग सेंटर भी बंद रहेंगे क्योंकि कहर बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। ये जो ड्रामा है, जो कुछ लोग कहते हैं वो एक छोटी सी तादाद है, उस पर हम लगातार बताते रहे कि कुछ लोग हैं वो इस तरह की बातें करते, लेकिन सबसे बड़ी खतरे वाली घंटी जो आज सुबह सुबह बजी है और ये घंटी है कि महाराष्ट्र में डबल म्यूटेंट वैक्सीन के केसेस आए हैं, डबल म्यूटेंट वायरस के केसेस आए। और यहाँ पे मैं उसी चीज को लेके अभी हमारे एक डॉक्टर से डिस्कस कर रहा था, जाने माने मौली से, तो उनका कहना था कि ये बहुत ही खतरनाक चीज मुल्क भर के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा जो है कश्मीर को इससे है क्योंकि कश्मीर में उनके बकौल एक अच्छी खासी तादाद में टूरिस्ट वगैरह जो पिछले दिनों कुछ पॉलिटिकल टूरिस्ट आए थे, कुछ सीनियर टूरिस्ट आए थे, तो बहुत खतरा यहाँ पे डबल म्यूटेंट वायरस का। और उनका मानना था कि अगर डबल म्यूटेंट वायरस अल्लाह ना करे कश्मीर में आ गया है
तो फिर ये बहुत खतरनाक हो सकता है सिचुएशन के लिए। ऑलरेडी यहाँ पे सिचुएशन जो है बाकी जो वो बहुत ही खराब है। ऑलरेडी उनका कहना था कि बहुत ज्यादा हमारे लिए, लेकिन जो डबल म्यूटेंट वायरस है वो बहुत खतरे वाली बात हो सकती है। उनका कहना था, वो एक डॉक्टर है, उनने उसके कुछ बताया कि ये वायरस आम वायरस ही है, लेकिन इसका वो डबल, सीधी आम लफ्जों में कहें तो ये डबल स्ट्रंगथ वाला वायरस है, कोविड का वायरस है जो डबल म्यूटेंट वायरस है। तो उनने ये कहा कि बहुत से लोग कश्मीर आए, महाराष्ट्र से आए हैं या मुल्क की दूसरी रियासत से आए हैं, अगर, और उसके सबसे बड़ी वजह यह भी है कि अभी तक यहाँ कोई क्यों नहीं, उन्होंने कहा कि इसका जो सिम्टम्स हैं या ये जो इसका टेस्ट है वो करीबन अगर किसी पेशेंट हो जाए ये, तो उसके 10 दिन के बाद ही पता चलता है कि कोविड का वायरस इसको डबल। सनम, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये तो टेक्निकल बातें हैं जो डॉक्टर्स भी समझा रहे हैं कि क्या कुछ करने की, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि सयाह भी आएंगे, हमने भी कारोबार करना है, इंतजामिया की एसओपीज भी आ रही हैं। लेकिन ये जो खबर आ रही थी कि अब हर होटल के अंदर 2 कमरे रखे जाएंगे आइसोलेशन के लिए, और फिर खबर ये भी आ रही थी कुछ होटल्स को ही टेक कवर किया जाएगा जहां पर कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। तो ये जो नए सिरे से हम तैयारी देख रहे हैं उसी तरीके से जो 1 साल पहले हुई थी, तो कहां तक वो पहुंची है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त जो तैयारी हो बिल्कुल पिछले साल की तरह पे कश्मीर की और खासतौर पे डिस्ट्रिक्ट एडमिशन श्रीनगर की तैयारी है। पिछले साल भी इन्होंने कोविड सेंटर्स बनाए थे, वेलनेस सेंटर्स बनाए थे, आज भी उसी की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। होटल मालिकान से बात की जा रही है या होटल के साथ साथ जो अस्पताल हैं, जिस तरह के कल 2 बड़े अस्पतालों के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि जेवीसी और सिकम्स वगैरह, या सिकम्स और जेवीसी दोनों के अस्पतालों में अब ज्यादा प्रायोरिटी कोविड की तरफ है, वार्ड्स वगैरह शिफ्ट किए जा रहे हैं। बाकी चीजें वहां जो उथल पुथल पिछले साल इन दिनों में देखने को मिली थी वही दोबारा भी किया जा रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि लोगों में, जिस तरह आपने कहा कि कारोबार भी चलेगा, टूरिस्ट भी आएंगे और कोविड में एसओपीज भी आएंगी। इंपॉर्टेंट इस वक्त एसओपीज का है, एसओपीज का ख्याल रखना है, क्योंकि 10-12 दिन का ही मामला, अगर 10-12 दिन, जिस तरह एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये 10-12 दिन बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं और ये पीक पे हो सकते हैं। जिस तरह पिछले साल भी 10-12 दिन ही थे और जब उससे कश्मीरी निकल गया था तो फिर सारे साल आराम ही रहा था। और ये भी बताएगा कि अस्पतालों के अंदर, श्रीनगर के अंदर या दीगर इलाकों में जो जिला अस्पताल है वहां पर किस तरह के इंतजामात हैं, क्योंकि जिस तरह से उछाल देखने को मिल रहा है, तो अस्पतालों के अंदर क्या इस हवाले से इंतजामी की जानिब से इंतजामात रखे गए हैं? देखिए गौर, एक चीज हमें माननी पड़ेगी, अब की बार पिछली बार बहुत सीखा है डॉक्टर्स ने भी, पैरामेडिक्स ने भी और लोगों ने भी, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके एनटीपीएचसी लेवल तक भी अस्पतालों में अब की बार अरेंजमेंट्स रखे गए हैं। पिछले कई दिनों से अस्पतालों में, चाहे वो दूर दराज के अस्पताल जहां ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं है, वहां गैस सिलेंडर्स जो है है, क्योंकि माना जा रहा है कि अगर ये और बढ़ गया तो यहाँ शॉर्टेज गैस की हो जाएगी, ऑक्सीजन की हो जाएगी। तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स वहां पे पहुंचाए जा चुके हैं और भी पहुंचाए जा रहे हैं। और फिर जहां जहां गैस प्लांट्स हैं वहां डबल शिफ्ट में काम करते हुए और ज्यादा गैस जो है वो तैयार की जा रही है, और जो कुछ नए डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में भी अब गैस के प्लांट्स जो है वो लगाए जा रहे हैं, लगाए गए हैं, उन पे फाइनल स्टेज पे काम है। 1-2 दिनों में लगभग वो जो गैस प्लांट्स वहां पे हैं वो बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज श्रीनगर से अपडेट करने के लिए। बात कोविड की हो रही थी और श्रीनगर की तैयारियां क्या कुछ है, जम्मू में किस तरीके से दिया जा रहा है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन खबर जब कोरोना की हो रही है तो कोरोना वैक्सीन की भी बात आप सुन ही लीजिए, क्योंकि कंपनी का एक और फरमान सामने आया है और कोविड-19 वैक्सीन के लिए 2 डोज के बदले 3 डोज लेने होंगे और ये तीसरा डोज भी 1 साल के अंदर अंदर ही लेना होगा। पिफाइजर कंपनी के सीईओ की तरफ से बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। पिफाइजर के सीईओ एल्बर्ट की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें उन्होंने कहा कि एनुअल वैक्सीनेशन जो है वो 1 साल के अंदर अंदर होनी चाहिए और अब ये तीसरी वैक्सीन भी लगाना पिफाइजर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। एक तरफ से ये खबर हम आपको बता रहे हैं और दूसरी बड़ी खबर वैक्सीन कारी के हवाले से ये है कि अब मुंबई के अंदर ही वैक्सीन कोवैक्सीन जो है वो बनेगी और हेफकिन को बाज़ाब्ता तौर पर ये मरकज़ जो है इन्हें अलॉट किया गया है काम कि वो इस वैक्सीन को बनाए। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, अभी तक बाहर से हो रहा था, अब मुल्क के अंदर कोवैक्सीन जो है वो बनेगी और मुंबई के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर सेंटर को नोट दिया गया है कि वो इस वैक्सीन को बनाए। और तीसरी बड़ी बात जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो यही है कि कोवैक्सीन पिफाइजर का जहां तक सवाल है तो पिफाइजर की तरफ से लगातार ये बात सामने रखी जा रही है कि हालात को देखते हुए अब
तीसरा टीका लगाना 1 साल के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइजर एक तरफ से है, कोवैक्सीन एक तरफ से है, और भी कुछ जो है मामले वैक्सीन के वो सामने आ सकते हैं, और माना जा रहा है कि हाई पावर कमेटी जो है वो आने वाले 2 दिन में और भी कुछ वैक्सीन को मंजूरी दे सकती है, जिसके बाद बड़े पैमाने पर वैक्सीन कारी का अमल मुल्क के अंदर शुरू किया जा सकता है। ये तो बात थी जनाब वैक्सीन की। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं वज़ीर आज़म साहब की, क्योंकि आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म ने पीएम केयर फंड बनाया था, और उस पीएम केयर फंड को लेकर हिज़्बी इख्तिलाफ ने हर बार बड़े बड़े सवाल उठाए थे और RTI के जवाब मांगे थे, लेकिन क्या कुछ हुआ सब कुछ आपके सामने। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि अब इस फंड के ज़रिए से दूर दराज अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म फंड, ये जो पीएम केयर फंड है, उसके तहत 100 अस्पताल मुल्क के अंदर ऐसे चुने गए हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन फैसिलिटी को ऑगमेंट किया जाएगा, मजीद दिया जाएगा, ताकि दूर दराज और गांव देहात के अंदर रहने वाले लोग शहरों का रुख ना करे। और जो हाई पावर कमेटी, मरकज़ की जो हाई पावर कमेटी है बराए कोविड, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मशावरत की है, और मशावरत के बाद यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मशावरत करने के बाद तकरीबन 100 के करीब अस्पतालों की निशानदेही की है, जो फार फ्लंग एरियाज़ में है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को भी अगर हो सके ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को इंस्टॉल किया जाएगा, ताकि सेल्फ सफिशिएंट जो है वो ये इदारे बने। ये डिसीजन उस वक्त लिया गया है जब एम्पावर कमेटी 2 ऑन कोविड-19 का इजलास मुनक्किद हुआ, और उसी इजलास के अंदर इस बात को फैसला लिया गया कि ऑक्सीजन की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए दूर दराज इलाकों को भी अब चुना जाएगा। 12 हाई बर्डन स्टेट्स हैं जिनको इस वक्त ऑक्सीजन की अशद ज़रूरत है। 100 के करीब नए अस्पताल बनाए जाएंगे पीएम केयर फंड में। ये बात भी कही गई है 50,000 मीट्रिक टन मेडिसिन ऑक्सीजन जो है वो भेज दिया गया है, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो और MP हो। और पांचवी बात और एक बात जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 50,000 मीट्रिक टन जो मेडिकल ऑक्सीजन है वो इंपोर्ट किया जाएगा। इस पर भी एम्पावर ग्रुप 2 जो है उन्होंने हरी झंडी दी है कि 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन जो है वो इंपोर्ट किया जाएगा। और ये बात है कि ये जो पहली फहरिस्त में रियासतें रखी गई हैं, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, दिल्ली है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है और राजस्थान है। इन्हीं रियासतों के अंदर इस वक्त कोरोना का कहर भी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की किल्लत की बातें हो रही थी। अब हाई पावर कमेटी 2 ऑन कोविड-19 ने यह फैसला लिया है कि इन इलाकों के अंदर जो है वो अस्पताल का अरेंजमेंट भी होगा, और अस्पतालों के अंदर हाई पावर ये जो हाई फ्लो ऑक्सीजन है उसका भी माकूल इंतज़ाम किया जाएगा। तो चलिए ये थी पीएम केयर फंड के हवाले से खबर। अब बात करते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के हालिया बयान के हवाले से। क्या कहा उन्होंने वो भी हम आपको बताएंगे कि LAC मामले को लेकर CDS की तरफ से एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत चीन सरहदी मामले पर बात करते हुए कहा कि भारत ने सफारती महाज पर नुमायां कामयाबी हासिल की है, भारत के खिलाफ वीटो करना अब मुश्किल होगा। ये CDS की तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने इस हवाले से रायसेना मुज़ाकरे से CDS का इजहार ख्याल जा रायसेना के हवाले से उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। उस सिलसिले में उन्होंने ये बात की है कि जिस तरह से भारत और चीन के दरमियान जो LAC पर कशीदगी है, उस सिलसिले में उन्होंने कहा कि इस सफारती सतह पर उन्होंने नुमायां कामयाबी हासिल की, और साथ ही साथ ये भी कहा कि अब भारत के खिलाफ वीटो करना मुश्किल होगा। चलिए जी, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात ज़रा जम्मू कश्मीर की खबरों पर भी करेंगे कि किस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से फैसले लिए जा रहे हैं, मुल्क के अंदर हसास इदारे उन फैसलों को क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से ले रहे हैं, सब कुछ आपको पल पल का अपडेट बताएंगे, लेकिन छोटे से तिजारती वक्फे के फ़ौरन बाद।